भाऊ रश्मि शुक्ला ने जो रिपोर्ट पेश की और उसकी एक प्रति जो फोन टैप किए गए थे, रिकॉर्डिंग है, 6 GB से ज्यादा वो फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग है। 6 GB का मतलब है बहुत सारे फोन रिकॉर्ड किए गए हैं, बहुत सारी कॉल रिकॉर्ड की गई हैं। वो सारा का सारा पुलिंदा देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह सचिव को भी दिल्ली में दिया था और तब इन्होंने धमकी दी थी देवेंद्र फडणवीस को कि आपने गोपनीयता का उल्लंघन किया है, आपके खिलाफ तो हम मामला दर्ज करेंगे। यानी पूर्व मुख्यमंत्री को भी इन्होंने धमकाने की कोशिश की थी कि आप इस मामले को उजागर मत करिए, केंद्र सरकार तक, गृह मंत्रालय तक लेकर के मत जाइए। गृह मंत्री उस समय पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे और देवेंद्र फडणवीस ने गृह सचिव के वो सुपुर्द किया था। ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, जिसको महाराष्ट्र की सरकार बचाए रखना चाहती है, दबाए रखना चाहती है। रश्मि शुक्ला के साथ क्या हुआ था, उन्होंने किस तरीके से प्रतिनियुक्ति लेनी पड़ी थी, इसके अलावा सुबोध जायसवाल जो उस समय डीजीपी थे, उन्होंने भी इस बात पर ऐतराज किया था कि मेरी बिना जानकारी के देशमुख और कुछ दूसरे लोग ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल कर रहे हैं। तो ये मामला अगर सीबीआई के सुपुर्द आ जाता है तो पूरी सरकार एक तरीके से कहना चाहिए कि निवस्त्र हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि देखिए, ट्रांसफर जिनको छुपाए हुए किया गया है वही तो सीबीआई चीफ बन गए। सीबीआई चीफ कौन है? जिनको आपने अंधेरे में रखकर सब ट्रांसफर पोस्टिंग किया है। सरकार का जो डर है वो उसी बात का है कि जिनसे छुपाकर जो कुछ मामला किया है, अब उनके सामने झूठ कैसा बोलेंगे? वही तो न्यायाधीश बन गए। इस इंक्वायरी के इंचार्ज कौन है? सुपर कॉप कौन है? वही सुबोध जायसवाल है। तो कहानी बड़ी सुबोध है। महाराष्ट्र सरकार उसको दुर्बोध बनाना चाहती है। कहां फंसा है मामला, वो आप समझिए। मामला वहां फंसा है कि अब देखिए इसकी राजनीति, ये तो वेंडेटा पॉलिटिक्स बोलते हैं, लेकिन गधों को यह भी समझ में नहीं आता कि वेंडेटा कहाँ है। अब आप सोचिए कि जनवरी में इन्होंने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुबोध जायसवाल की तक नहीं चाहिए, इसको उनको रिलीज कर दिया। वो तो महाराष्ट्र से निकल गए और सीआरपीएफ में गए। हाँ, सीआरपीएफ में जाने के बाद मेरा ख्याल है मई में उनको सीबीआई का चीफ बनाया गया। जी। अब जनवरी से लेकर मई तक सुबोध जायसवाल को महाराष्ट्र से उठाकर सीबीआई में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि सीबीआई में उस वक्त जगह खाली थी चीफ की, वो जगह भरनी थी, तो उसके लिए सुबोध जायसवाल को डायरेक्टली अपॉइंट कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया। अमित शाह ने वो नहीं किया, क्योंकि जिनके नाम शॉर्ट लिस्ट हुए थे उसमें 3 जो नाम थे उसमें सुबोध जायसवाल का नाम ही नहीं था। और सीबीआई का जो चीफ अपॉइंट किया जाता है उसकी एक शर्त ऐसी है कि उसको कम से कम 6 महीने की टर्म मिलनी चाहिए। तो बात यह थी कि जिनका नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जो अब दिल्ली के एक पुलिस कमिश्नर बने राकेश अस्थाना, वो भी शॉर्ट लिस्ट में थे। तो 6 महीने से जिनकी सीनियरिटी ज्यादा है, ऐसे 3 अफसर थे, तो वो तीनों की सीनियरिटी खत्म होने तक सीबीआई चीफ का पद जो था वो रिक्त रखा गया। और जब उनकी रिटायर होने की जो समय सीमा थी वो 6 महीने से कम होने के बाद फिर अपॉइंटमेंट का ये निकाला गया, और उसमें टॉप पर थे सुबोध जायसवाल, उनको बनाया गया। इसका मतलब ही महाराष्ट्र से उठाकर उनको उनके ही डिपार्टमेंट में जो घपला हुआ है उसके इंक्वायरी के लिए ही सीबीआई का चीफ बनाया गया। अब मामला देखिए कि ये मामला उसके पहले ही सीबीआई के पास जा चुका था और उसके बाद सुबोध जायसवाल की यहां अपॉइंटमेंट हुई है। तो जो कम से कम वेंडेटा बोलते हैं, उनको जो भाऊ आज बोल रहा है वो बोलना चाहिए। आपको मोदी सरकार, अमित शाह के खिलाफ जो बोलना है
वो तो भाऊ बोल रहे हैं, ना शरद पवार बोल रहे, ना उद्धव ठाकरे बोल रहे, ना संजय राउत बोल रहे। अरे आपके लिए मुद्दे भाऊ पेश कर रहे हैं, कम से कम वो यूज तो करो। ये सिर्फ वेंडेटा पॉलिटिक्स बोलते रहते, लेकिन आपके लिए मुद्दे है वो तो कम से कम लोगों के सामने रखो। आप जब बोलते हो झूठ बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन झूठ भी बोले तो सच जैसा लगना चाहिए, तब उसको मार्केट में वैल्यू होती है। इनकी बात देखिए तो कोर्ट वही पूछ रहा है कि आप ये क्यों उठाना चाहते हो, बोलो कि देखिए कैसे हमारा डीजीपी उठाकर सीबीआई का चीफ बनाया गया। ये तो कम से कम कोर्ट में बोलो। कोर्ट में इनके जो वकील थे उनको बोले आप किसको बचा रहे हो, तो बोलना चाहिए था कि भाई हमारे यहाँ जो नाराज डीजीपी थे उनके ही हाथ में हमको सौंपाया जाए, हाथ दिया जाए, हत्थे चढ़ाए जा रहे हैं, इसके लिए हम खारिज करने के लिए आए। अब देखिए कि डायरेक्टली सुबोध जायसवाल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो तो चीफ है, लेकिन जबकि सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है तो उनके पास तो सब चीजें जाएगी, और सीबीआई भी कुछ गफलत करेगी तो उनको खुद को मालूम है क्या है, क्योंकि रश्मि शुक्ला को फोन टैप करने की अनुमति तो जायसवाल नहीं दी है, तो उनको डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट सच है कौन से झूठ है वो पता चलता है। तो ये अपने अपने जाल में देशमुख से लेकर महाविकास आघाड़ी अपने ही जाल में फंस गए, अपने ही जाल में फंसे। जब आदमी गुस्से में होता है और बदले की भावना में रहता है, वो सोचता नहीं है, वो सोचता नहीं है, वो एक्शन करता है और बाद में सोचता है। तो इनके आप अगर जनवरी से लेकर आज तक की महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो कुछ एक्शन है वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप असेंबली में देवेंद्र फडणवीस मनसुख हिरेन की बात कर रहे हैं, वाजे की बात कर रहे हैं, और ये वाजे को डिफेंड कर रहे थे। यानी उस वक्त गवर्नमेंट के जो लोग सत्ता में बैठे थे उनके पास जो फैक्ट्स नहीं थी, वो फैक्ट अपोजिशन लीडर के पास थी। तो आपको पता चलना चाहिए कि जो पुलिस हायरार्की है वो देवेंद्र को सच्ची बात बता रही है और आपको अंधेरे में रख रही है। और आपको अजीब लगेगा कि मैंने पिछले साल यानी 14-15 महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि आपका घरभेदी कौन है वो ढूंढो पहले। ये भाऊ तौर से करके प्रतिपक्ष में आया है, बहुत सारे बीजेपी वाले मुझ पर गुस्सा हो गए थे कि आप क्यों इनको सजग कर रहे हो, सावधान कर रहे हो। तो मैंने उस पर वीडियो बनाया था, उद्धव जी कम से कम घरभेदी कौन है वो ढूंढो। और जब सब परमवीर सिंह हुए वो हो गया, उसके बाद में हमारे चीफ मिनिस्टर बोलते कि अधिकारियों को समझने में हमारी गलती हो गई। अरे आपको तो सजग मैंने किया था, भाऊ तोरसेकर ने किया था ना, लेकिन आप तो कान में रुई डालकर बैठे, तो क्या करें। आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। हमारा एक दोस्त है, उसने एक बड़ी भारी कहावत तैयार की है कि गले में हार डालकर जो बकरा खाटी खाने के ओर दौड़ता है उसे तो ब्रह्मदेव भी नहीं बचा सकता। तो ये महाविकास आघाड़ी सरकार है, वो खुद शहीद होने के लिए दौड़कर आई है। जैसे अजमल कसाब यहां मरने के लिए आया था ना, हाँ, लेकिन उसकी आइडिया साफ थी मरने तक बहुत सारों को मार दूंगा। इनको तो मरना नहीं है, इनको जिंदा रहना है, सरकार चलानी है, तो कम से कम सावधान तो होके रहो। एक एक पाव फूक फूक पर रखते जाओ कदम।